समाचार और रविवार को प्रधानमंत्री मोदी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इस बीच विपक्षी पार्टियों के बहिष्कार के बाद अब संसद में स्थापित किए जाने वाले सिंगोल के इतिहास पर विवाद उठ गया है। उधर जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने नए संसद भवन के उद्घाटन में आने की सहमति जताई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती निजी कारणों से इस समारोह में नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि उद्घाटन का बहिष्कार करना गलत है। इधर इस पूरे मामले पर बीजेपी अभी भी आक्रामक मुद्रा में है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं और जनता ये भूलेगी नहीं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक मौके पर राजनीति करना ठीक नहीं है। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। और समारोह की तैयारी और विवाद के मुद्दों पर बात करने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, सबसे पहले तो ये बताइए कि नई संसद का उद्घाटन पूरे देश के लिए एक बड़ा मौका जरूर है, लेकिन इसमें विवाद की खटाई भी पड़ गई है। राजधानी में आखिरकार चल क्या रहा है इस वक्त? रविवार को संसद की जिस नई बिल्डिंग का उद्घाटन होने जा रहा है वो आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं। अब उस बिल्डिंग के उद्घाटन से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और रविवार को सुबह से यहाँ काफी ज्यादा गहमागहमी रहने वाली है। करीब 7:15 बजे प्रधानमंत्री के आगमन का कार्यक्रम है। 7:15 बजे जैसे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे संसद भवन परिसर में, उसके बाद कार्यक्रम के पहले हिस्से की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत पूजा और हवन से होगी। पूजा हवन करीब 8:30 बजे तक चलने की संभावना है। 8:30 पौने 9 बजे पूजा हवन के संपन्न होने के बाद सभी गणमान्य अतिथि जो मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, कई विद्वान हैं, शंकराचार्य वहां पे आने वाले हैं, ये सभी लोग जो है लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में जाएंगे और लोकसभा के स्पीकर के चैम्बर में करीब 9:30 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा और प्रार्थना सभा के आयोजन के साथ ही संगोल को लोकसभा के स्पीकर के कुर्सी के बगल में स्थापित किया जाएगा। मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किए जाएंगे और वहां पे तमिलनाडु से कई सारे विद्वान, पंडित और मठ के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और शंकराचार्य भी यहाँ मौजूद होंगे। और 9:30 बजे प्रार्थना सभा और संगोल की स्थापना के साथ ही कार्यक्रम के पहले हिस्से को संपन्न किया जाएगा और फिर कार्यक्रम के दूसरे हिस्से की शुरुआत हुई करीब 11:30 बजे। 11:30 बजे सभी गणमान्य अतिथि यहाँ पे पहुंचेंगे और करीब 12:15 बजे यहाँ पे राज्यसभा उपाध्यक्ष का भाषण होगा। राज्यसभा उपाध्यक्ष के भाषण के बाद करीब 20 मिनट तक 2 छोटी-छोटी फिल्में दिखाई जाएंगी और फिर यहाँ पे 12:40 के आसपास राज्यसभा के में विपक्ष जो नेता है उनका भाषण होगा और 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री 75 रुपए के खास सिक्के को यहाँ पे लॉन्च करेंगे और स्टैंप को लॉन्च करेंगे और उसके बाद वहाँ पे करीब 1:15 बजे प्रधानमंत्री का भाषण होगा। और बता दूं कि इसमें 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ये कि कई सारी विपक्षी दल हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में नहीं आने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें करीब जो गैर एनडीए घटक दल हैं उनमें से करीब 7 से 8 राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने समारोह में शामिल होने का फैसला लिया है, जिसमें बीजू जनता दल हो गई, बसपा हो गई, ऐसे कई सारे दल हैं जिन्होंने कहा कि जो एनडीए में नहीं वो भी यहाँ पे आ रही हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति के हाथों ही संसद भवन के नई परिसर का उद्घाटन कराया जाए, इसका निर्देश दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और इस बीच संगोल के ऐतिहासिक तथ्य के ऊपर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जो ये कहा जा रहा है कि सत्ता के ट्रांसफर या परिवर्तन के तौर पर संगोल है, तो इस पर जो सवाल उठाए थे कांग्रेस ने उस पर विवाद काफी ज्यादा गहरा गया है और बीजेपी ने हमला बोलते हुए भी कहा है कि आखिर कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है। तो ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है संसद भवन के उद्घाटन समारोह के साथ साथ थोड़े बहुत विवाद भी चलते रहेंगे। ओके, तो ये आपने तमाम डिटेल्स सुनी। लक्ष्मण, आप बने रहिए, लक्ष्मण से आगे भी कनेक्ट करेंगे और इस बीच आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने सिंगोल को लेकर क्या क्या आरोप लगाए हैं। और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक लेख और नेहरू के भाषण का हिस्सा अटैच करके एक लंबा ट्वीट किया है और कहा है कि नई संसद का उद्घाटन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ के साथ हो रहा है। ये सही है कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू को अगस्त 1947 में सिंगोल भेंट किया गया था, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि माउंटबेटन, नेहरू और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसे
सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना था। बाद में ये राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया। अब प्रधानमंत्री इसका इस्तेमाल तमिलनाडु में चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं, जबकि असली सवाल यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई संसद का उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा। वहीं अमित शाह ने भी ट्वीट कर जयराम रमेश के आरोपों का जवाब दिया है। शाह ने ट्वीट में लिखा है कि थिरुवुथुराई अधिनियम ने खुद भारत की स्वाधीनता में सेंगोल का महत्व बताया है। कांग्रेस अधिनियम के इतिहास को बोगस बता रही है। कांग्रेस भारत की संस्कृति और परंपराओं से नफरत करती है। पंडित नेहरू को सेंगोल भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक रूप में भेंट किया गया था, मगर इसको हटाकर वॉकिंग स्टिक की तरह म्यूजियम में रख दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने टाइम मैगजीन का हवाला देकर कहा है कि कांग्रेस नेहरू जी का भी अपमान कर रही है। ये आर्टिकल अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इशू था 25 अगस्त 1947 में छपा था। मैं चाहूंगा इसमें हमारे जो मित्र लोग हैं राजनीतिक दलों में जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। और संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर सरकार 75 रुपए के स्पेशल सिक्का जारी करेगी। सिक्के पर संसद की तस्वीर भी होगी और इस 75 रुपए के सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ का सिंह होगा, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा और इसके बाएं तरफ देवनागरी लिपि में भारत और दाएं तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। इस सिक्के में रुपए का चिन्ह भी होगा और अंकों में 75 लिखा होगा। सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा और साथ ही 4 धातुओं से ये बना होगा। इस सिक्के को आप सरकारी वेबसाइट www.indiagovernment.in से ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वेबसाइट है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। हालांकि इन सिक्कों का इस्तेमाल किसी तरह की खरीदारी में नहीं किया जा सकता है। और अब बात मार्केट अपडेट की। बाजार में जून सीरीज का शानदार आगाज हुआ। निफ्टी आज 5 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज खरीदारी रही। बाजार का पूरा हाल समझते हैं यतिन मोता से। यतिन, बताइए क्या डिटेल्स आज के मार्केट की। देखिए, अगर आप आज बाजार की बात करें तो जो एक्सपायरी थी यस्टरडे बहुत ही शानदार थी, लेकिन 18,400 के आसपास आपको निफ्टी का क्लोज आता हुआ दिखाई दिया, जो एक की रेजिस्टेंस जोन था। उसके ऊपर आज मार्केट ने बंद किया क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक जैसे शानदार जो स्टॉक्स थे उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आपको मोमेंटम बाजार में आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट आज सभी के सभी सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए, चाहे वो रियल एस्टेट स्टॉक्स हो, मीडिया स्टॉक्स हो या आईटी स्टॉक्स हो, सभी के सभी जो ये सेक्टर के स्टॉक्स है यहाँ खरीदारी देखी गई। बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी लगभग 1:1 रहा और ओवरऑल आज जो जून सीरीज की शुरुआत रही वो काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे रही। ओके, अगर सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस देखें तो कहां रहे? देखिए, अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो क्लियरली आज रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप गेनर था, लगभग 3% ये स्टॉक ऊपर चला गया। सन फार्मा अच्छे रिजल्ट्स के बाद यहां भी 0.25% की आपको तेजी दिखी। हिंडाल्को और एचयूएल जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी रही। लूजिंग साइड पे अगर आप देखें तो ओएनजीसी, ग्रासिम, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग रही। इनफैक्ट ग्रासिम रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत यहां गिरावट का माहौल रहा। रिजल्ट्स के बाद मेड प्लस में लगभग 18% की इंट्राडे तेजी हुई। इसके अलावा इक्लर्क्स सर्विसेज, इन्फोएज, इंडस टावर जैसे स्टॉक्स में जबरदस्त कारोबार रहा। इन्फोएज यानी कि नौकरी, यहां आपको रिजल्ट्स के बाद अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप अगर हम लूजर्स की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज लगभग 10% नीचे। स्टार हेल्थ और अदानी ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक्स में भी आपने डाउनटिक देखा। इनफैक्ट पेज इंडस्ट्रीज का जो मार्जिन था वो साल दर साल बेसिस पे जोर से घट गया, जिसके कारण स्टॉक में लगभग इंट्राडे में 15% तक की मंदी देखी गई।
ओके, शुक्रिया आपका यतिन, ये पूरा मार्केट अपडेट देने के लिए। और एडवाइज एएमसी के सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य का कहना है कि बाजार अब तेजी से रिबाउंड की तरफ बढ़ रहा है। उनके मुताबिक कैपेक्स, डिफेंस, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स कमाई की अच्छी थीम है जिसमें लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। सबसे पहला और ओवरआर्चिंग बड़ा थीम जो हमारे पोर्टफोलियोज में भी है और हम पॉजिटिव हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स एंड व्हाट नॉट। और उसमें बेसिकली मुझे लगता है कि अभी सस्टेन मीनिंगफुल तरीके से तेजी आएगी। दूसरा मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स में मतलब एक डीलेवरेजिंग साइकिल होने के बाद, एक एनपीएस साइकिल होने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, सबका जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही क्लीन है और क्रेडिट ग्रोथ मीनिंगफुल पिकअप हुआ है ऑन द बैक ऑफ कैपेक्स साइकिल। सो एज ए कोरोलरी लेंडिंग फाइनेंशियल्स, जिसको अगर हम कहना चाहें बैंक्स और एनबीएफसीज पुट टुगेदर, ये एक अच्छा जगह हो सकता है अगले 1-2 साल में। उसमें कुछ समय बीत चुका है तो मोटा मोटी एक शॉर्ट डेटेड थीम है, बट ये दूसरा थीम हम पॉजिटिव है। तीसरे एरिया में है रियल एस्टेट। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा लंबा सोचें तो 5 से 7 साल के अंतराल के अनुसार मेरे ख्याल से ये सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लेस और रियल एस्टेट, अगर बिल्डर, बिल्डिंग मटेरियल्स, इस तरीके की कंपनीज उठा लें तो वो भी शायद अगले 3 से 5 साल में बेहतर करें। और जो फाइनल थीम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो होगा डिफेंस का। इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस मेरे हिसाब से ये 10 से 15 साल का थीम है। और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का रोड मैप कल पेश हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कल नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की अहम 8वीं बैठक होने वाली है और रोल ऑफ टीम इंडिया की थीम पर होने वाली इस बैठक में कुल 8 मुद्दों पर रणनीति बनेगी। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, बताइए, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक कितनी इंपॉर्टेंट है जो कल हो रही है? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बैठक से? देखिए, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत जो है विकसित देशों की तरफ आगे तेजी से बढ़ता हुआ दिखना चाहता है और काफी हद तक इस पर कैसे रोड मैप हो, क्या तैयारियां हो, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक का मुख्य थीम ही है विकसित भारत 2027 तक। तो इस विकसित भारत का जो 2047 तक, माफी चाहूंगा, तो विकसित भारत का जो थीम है उसको लेकर के 8 अलग अलग मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे निवेश को और ज्यादा बढ़ाया जाए, विदेशी निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, निजी निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, कौन कौन से क्षेत्र है वहां पे क्या करने की जरूरत है, इन सारे मुद्दे पे रोड मैप निकलकर सामने आता हुआ दिखेगा। छोटे मझोले उद्योग, उनकी क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए, इस पे चर्चा हो सकती है। कंप्लायंस बर्डन को कैसे कम किया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक और थीम है वो है महिला सशक्तिकरण, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है। स्वास्थ्य और पोषण का मुद्दा होगा, स्किल डेवलपमेंट है और गति शक्ति, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। और इस सारे मुद्दों पर आगे 1 साल, फिर लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल की रणनीति बनती हुई दिखेगी। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। तो पीएम की अध्यक्षता में होगी मीटिंग, कई मुद्दे जिन पर हो सकती है बातचीत, तो वो डिटेल्स आपको लक्ष्मण ने भी बताई। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स बताने के लिए। और मुंबई में आवाज समाचार, महाराष्ट्र के बालासाहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के दूसरे चरण का उद्घाटन आज होने वाला है। करीब 80 किलोमीटर का ये दूसरा चरण इस महामार्ग से महाराष्ट्र के 3 और जिलों को जोड़ेगा। शिरडी से इगतपुरी के बीच बने दूसरे चरण का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिवाकर। महाराष्ट्र के बड़े प्रोजेक्ट में से एक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के दूसरे चरण का उद्घाटन आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों होने जा रहा है। दरअसल ये दूसरा चरण जो है उसमें करीब 80 किलोमीटर हाईवे बनाया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया उद्घाटन का, तो तमाम जो तैयारियां हैं इस वक्त जो है वो हो चुकी हैं। लेकिन जो अहम जानकारी इस दूसरे चरण को लेकर मैं आपको बताऊं तो दूसरा चरण क्यों काफी अहम है ये, और जो उद्घाटन 80 किलोमीटर का हो रहा है दूसरे चरण में, ये शिरडी से लेकर इगतपुरी तक 80 किलोमीटर जो है हाईवे आगे की तरफ बनाया गया है, यानी मुंबई की तरफ ये हाईवे बढ़ रहा है। 701 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है पूरा ये नागपुर से लेकर मुंबई के बीच का, उसमें से 600 किलोमीटर का जो पैच है वो पूरा हो चुका है। पहले चरण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 520 किलोमीटर नागपुर से शिरडी का जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था, और उसके बाद से, क्योंकि दिसंबर महीने में उद्घाटन हुआ था और 5 महीने बाद अब दोबारा दूसरे चरण का उद्घाटन यहां पर होने जा रहा है। सबसे अहम बात यही
कि इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो खास तौर पर जिन जिन इलाकों से ये हाईवे दूसरे चरण का गुजरेगा उसमें कहीं ना कहीं 3 जो जिले हैं महाराष्ट्र के वो जुड़ने वाले हैं। आमतौर पर नागपुर से मुंबई जाने के लिए अब तक जो है करीब 18 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन जिस तरह से समृद्धि महामार्ग ये बन रहा है और जो दूसरे चरण का उद्घाटन हो रहा है उसमें करीब नागपुर से मुंबई की दूरी 8 घंटे में तय की जा सकेगी, यानी कुल मिलाकर 10 घंटे लोगों के बचेंगे। इसके अलावा जो 80 किलोमीटर का पैच है इसमें तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो किसान अपनी फसल को लेकर मुंबई तक पहुंचना चाहते हैं वो बेहद आसानी से बेहद कम समय में पहुंच सकते हैं। 3200 करोड़ की जो लागत है इस दूसरे चरण में 80 किलोमीटर को बनाने के लिए आई है। इसके अलावा 3 बड़े ब्रिज हैं, 18 जो है छोटे ब्रिज हैं, 30 टनल बनाए गए हैं, 56 टोल नाके बनाए गए हैं, यानी कुल मिलाकर काफी अहम ये हाईवे साबित होने वाला महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये जो हाईवे बन रहा है 701 किलोमीटर का, जिसमें 600 किलोमीटर बना लिया गया है, आगे जल्द से जल्द काम हो सके। और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान सत्येंद्र जैन मीडिया में कोई भी बयान नहीं देंगे। सत्येंद्र जैन को अपनी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करानी होगी। इसके अलावा जैन को दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। सत्येंद्र जैन गुरुवार को जेल के वॉशरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उनको LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सत्येंद्र जैन करीब 1 साल से जेल में बंद हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे बदलेगी फाइनेंशियल प्लानिंग और क्या पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौती के लिए तैयार? आज आवाज अड्डा में इसी पे करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।